To my channel, this is Priya Bhargav. Today I am going to tell you what is there in the master's degree program in psychology, that is MAPC first year students. MPCL 007 में क्या guidelines है 2022 की, and how to perform all the experiments, and आपके जो स्टडी सेंटर में काउंसलर है, एकेडमिक काउंसलर, वो आपको क्या क्या उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है जब प्रैक्टिकल होगा, एंड प्रैक्टिकल में क्या क्या दिया है. अगर आप प्रैक्टिकल मैनुअल डाउनलोड करते हैं ई ज्ञान कोश से, सो आपको MPCL 007 ई ज्ञान कोश करके डालना होगा गूगल सर्च बॉक्स पे. सो आपको ये सॉफ्ट कॉपी उसकी अवेलेबल होगी, जहां से आप देख सकते हैं, अपने आप ही भी पढ़ सकते हैं. बट दोज हु आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड और हु आर नॉट एबल टू डाउनलोड दीज डॉक्यूमेंट्स, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस टू यू, क्या क्या है और प्रैक्टिकल में कैसे कैसे काम करना है. सो अगर आप यहाँ पे इंडेक्स देखें तो यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ, और जो भी प्रैक्टिकल्स होंगे उसके भी वीडियोस डालने वाली हूँ. हाउ एवर इट विल बी अवेलेबल टू द मेंबर्स. सो और यहाँ पे अपेंडिसेस में अगर आप देखेंगे तो अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, अपेंडिक्स 3, ये 3 जो सर्टिफिकेट्स हैं, इनकी या तो आप फोटोकॉपी करा सकते हैं, या प्रिंट आउट करा सकते हैं, या खुद भी टाइप कर सकते हैं, और उसका प्रिंट आउट निकाल के अपनी प्रैक्टिकल फाइल में आपको लगाना होगा. सो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग. ये वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, बट आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलने वाली है कि क्या करेंगे, किस तरह किससे करेंगे. सो कोर्स कोड जो है इस सब्जेक्ट का, वो है MPCL 007. इसमें 8 क्रेडिट्स है, मतलब 8 एक्सपेरिमेंट्स होंगे. 8 में से आपको कोई भी 5 करवाए जाएंगे. वो एकेडमिक काउंसलर जो आपके स्टडी सेंटर में जो आपको प्रैक्टिकल कराएंगे, वो ही डिसाइड करेंगे कि कौन से प्रैक्टिकल कराने हैं. अब आप इसमें क्या सीखने वाले हैं, ये प्रैक्टिकल में आपको क्या क्या बताया जाता है. पहली चीज, आप कैसे टेस्ट एडमिनिस्टर करना है ये बताया जाएगा. एक्सपेरिमेंट कैसे कंडक्ट करना है कंट्रोल कंडीशन में. कंट्रोल कंडीशन का मतलब होता है कि आपको इसमें लैब में कराना, मतलब सारी चीजें आपके हाथ में होंगी, तो उसको हम बोलते हैं कंट्रोल्ड कंडीशन में होना. तो कंट्रोल कंडीशन में कराया जाएगा, लैब सेटअप में करवाया जाएगा. आपको कहीं रियल लाइफ में, कहीं हॉस्पिटल या क्लिनिक में जाके नहीं करना है. सो इसीलिए इसको कंट्रोल्ड कंडीशन कहा जाता है. जो टेस्ट और एक्सपेरिमेंट है वो ह्यूमन पार्टिसिपेंट के ऊपर किए जाएंगे, मतलब इंसान के ऊपर किए जाएंगे. और जो भी टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर आप जो हैं, वो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर या फिर एक्सपेरिमेंटर कहे जाएंगे, क्योंकि आप परफॉर्म कर रहे हैं. जो भी कोई एक्सपेरिमेंट या टेस्ट परफॉर्म करता है, उसको हम एक्सपेरिमेंटर या टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर के नाम से जानते हैं. तो अगर आप कर रहे होंगे तो आप एक्सपेरिमेंटर कहलाएंगे या फिर टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर कहलाएंगे. सो ये जो टेस्ट है, आप किसी भी अपने क्लासमेट के ऊपर भी कर सकते हैं. कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर से किसी को लेके आए अपने साथ. जब आप सीख रहे होते हैं तो आपस में ही हम करते हैं जनरली ये टेस्ट. जो टेस्ट और एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये बहुत सारे टॉपिक्स पे रिलेटेड हैं जो आपने थ्योरी पोर्शन में पढ़े हैं. और एकेडमिक काउंसलर हमेशा आपको सुपरवाइज करेंगे जब भी आप ये एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, एंड आपको सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शंस देंगे. और क्या क्या इंस्ट्रक्शन देंगे वो भी मैं इस वीडियो में आगे बताने वाली हूँ. सो स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन का. स्कोरिंग कैसे करते हैं, इंटरप्रिटेशन कैसे दिया जाता है, रिजल्ट्स और फाइंडिंग्स के बारे में, वो सारी चीज़ें एकेडमिक काउंसलर ही बताता है, और आप उसी के अकॉर्डिंगली करते हैं. एथिकल इश्यूज क्या आते हैं जब आप लैब पे काम करते हैं, वो भी आपको एकेडमिक काउंसलर बताएंगे. जो एक्सपेरिमेंट्स जो भी आप करेंगे, वो बेसिकली कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे होता है. जैसे इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स, उनके बारे में क्या, उनके आपस में क्या रिलेशनशिप है. जैसे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसको चेंज करने से, एक्सपेरिमेंटल जिसकी वैल्यू चेंज करता है, और उसका इफेक्ट आप डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखते हैं. जैसे कि किसी को डिप्रेशन है एंड उसको कोई पर्टिकुलर डोज दिया जा रहा है, सपोज 5 mg की टेबलेट दी जा रही है. सो ये 5 mg जो डिसाइड करेगा, वो एक्सपेरिमेंटर डिसाइड करेगा, दैट इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. नाउ जो डिप्रेशन का पेशेंट है, आपने उसको वो मेडिसिन दे दी. अब उस पर क्या इफेक्ट हो रहा है उसका, क्या उसका डिप्रेशन ठीक हो रहा है या बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं हो रहा है. तो अगर बिल्कुल इफेक्ट नहीं हो रहा तो आप डोज बढ़ा देंगे. सपोज 10 mg कर लेते हैं, 10 mg आप देते हैं और उसका डिप्रेशन ठीक होने शुरू हो जाता है. सो वो डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, आपका जो पेशेंट है. और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, जो मेडिसिन आप दे रहे हैं. और एक्सपेरिमेंटर कौन है, आप. सो कॉज एंड इफेक्ट, उस मेडिसिन का इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है. तो इफेक्ट किस पे दिखेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल पे दिखेगा. और कॉज कौन होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा. नाउ पार्टिसिपेंट जो है वो एक
एक्टिव रहेगा हमेशा। पार्टिसिपेंट कौन है? पार्टिसिपेंट वो है जिस पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। जब भी उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा तो वो जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा होगा तो वो उसको एक्टिव होना पड़ेगा, उसको कॉन्शियस होना पड़ेगा कि क्या काम दिया जा रहा है, कैसे उसकी मेंटल एक्टिविटीज़ कैसी हैं, उसको भी एक्सपेरिमेंटर ऑब्जर्व करता है। तो मेक श्योर ये जो टर्म्स आ रहे हैं वो आपको ध्यान में होने चाहिए। एक्सपेरिमेंटर आप हैं, आप जिसके ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं वो पार्टिसिपेंट होता है। उसकी इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट भी बनाई जाती है। व्हाट इज इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट? इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट होती है जब आप पार्टिसिपेंट को कैसा फील हो रहा था एक्सपेरिमेंट करते टाइम, एक्सपेरिमेंट करने से पहले वो कैसा फील कर रहा था और एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो कैसा फील करता है, ये हम पार्टिसिपेंट से पूछते हैं। मतलब जिसके ऊपर आपने परफॉर्म किया है एक्सपेरिमेंट, उससे आप पूछते हैं कि वो पहले कैसे फील कर रहा है, करते टाइम कैसा फील कर रहा था और करने के बाद कैसा फील कर रहा था। वो उसको उस रिपोर्ट को बोलता है इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट। ये भी आपको प्रैक्टिकल में लिखना पड़ता है। जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं टेस्ट के वो कौन कौन से होते हैं? सपोज आपने किसी के ऊपर कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट परफॉर्म किया तो उसमें आपको कितना रिलायबल है वो टेस्ट, कितना वैलिड है, और उसके कौन से नॉर्म्स है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, और ये सारी चीज़ें आपको लिखना पड़ता है। एंड सेकेंडली आपको जो जिस पर्सन के ऊपर आप कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, उसकी एज, उसका कल्चर एंड लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड, ये सब भी आपको देखना पड़ता है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। नाउ रिलायबल एंड वैलिड का क्या मतलब होता है? मतलब कि जो आप टेस्ट करना चाहते हैं, सपोज आपने डिप्रेशन का लेवल चेक करना चाहते हैं, तो जो आपने टेस्ट डिप्रेशन इन्वेंट्री आपने यूज़ की है, क्या वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में वैलिड है? मतलब डिप्रेशन ही वो मेजर करेगा या वो टेस्ट कुछ और मेजर करके दे रहा है आपको, तो वो वैलिडिटी होता है। रिलायबिलिटी का मतलब होता है जब आपने वो टेस्ट उस इंसान पे परफॉर्म किया है और मल्टीपल टाइम्स किया है एंड आपको सेम रिजल्ट मिल रहा है, मतलब वो रिलायबल टेस्ट है। अगर आपने कई बार किया और रिजल्ट अलग अलग दे रहा है, मतलब वो टेस्ट रिलायबल नहीं है, आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। और या फिर आप उस टेस्ट को बहुत सारे डिप्रेशन के ही पेशेंट पे अप्लाई कर रहे हैं एंड वो सब में ही सही जवाब दे रहा है, तो वो रिलायबल माना जाएगा। सो ये रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी के चीज़ें होती है। नॉर्म्स मतलब कौन कौन से रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे जब आप वो टेस्ट परफॉर्म करेंगे ना। साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है वो क्लासिफाइड होते हैं, बहुत बहुत तरीके के होते हैं। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगी सो दैट आपका टाइम भी बचे और आप समझ भी जाए। इंडिविजुअल टेस्ट होता है जो सिंगल पर्सन पे अप्लाई होता है, और ग्रुप टेस्ट होता है जो ग्रुप पे किया जाता है, बहुत नॉर्मल सी बात है ना। स्पीड टेस्ट क्या होता है? स्पीड टेस्ट होता है जहाँ पे टाइम लिमिट पे हम ध्यान देते हैं। सिंपल टेस्ट होता है, आइटम्स बहुत उसके सिंपल होते हैं और उसकी स्पीड जो होती है उसका टाइम लिमिटेड होता है। मतलब आपको अगर 5 मिनट में करना है तो 5 मिनट में खत्म करना ही पड़ेगा, वो चाहे कितने भी आइटम उसने पूरे किए। आइटम मतलब जितने क्वेश्चन है उसमें, क्वेश्चन पेपर में। तो अगर आपने 10 क्वेश्चन है और उसने 5 ही कर पाया है 5 मिनट के अंदर, तो आपको उसी टाइम बंद करना पड़ेगा वो टेस्ट। दैट इज कॉल्ड स्पीड टेस्ट। पावर टेस्ट होता है कि टाइम की कोई लिमिटेशन नहीं होती, लेकिन उसमें जो क्वेश्चन होते हैं बहुत डिफिकल्ट लेवल के होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज वर्बल टेस्ट एंड नॉन वर्बल टेस्ट। वर्बल टेस्ट होता है जो पेन पेंसिल टेस्ट होता है, जिसको आप रीड करके परफॉर्म करते हैं। नॉन वर्बल टेस्ट होता है जहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस तो लैंग्वेज में बताई जाती है, बट फिगर्स और सिंबल्स को यूज करना होता है वो क्वेश्चंस को टिक करने के लिए। परफॉर्मेंस टेस्ट होता है जहाँ पे आपको कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए दिया जाता है। सपोज कोई एप्टीट्यूड टेस्ट का समझ लिया जाए, या कोई आपको कोई और एक्टिविटी करने के लिए बोला जाए, वो परफॉर्मेंस टेस्ट में आता है। नॉन लैंग्वेज टेस्ट होता है जिसमें आपको कोई स्पोकन रीडिंग या रिटन का कुछ नहीं होता है, आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं और कुछ जेस्चर्स एंड पेंटोमाइम्स, मतलब एक्टिव कोई मूवमेंट से, जैसे ड्रामा होता है, ड्रामा में हम बोल नहीं रहे लेकिन कुछ एक्शंस कर करके हम परफॉर्म कर रहे हैं, उसको पेंटोमाइम्स कहते हैं। उसके थ्रू हमें गेस करना होता है या इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं और उसको देखते हुए हमें वो टेस्ट करना होता है। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है जिसमें आपको 2 में से कोई एक ऑप्शन या 4 में से कोई एक ऑप्शन चूज करना होता है, जैसे ट्रू फॉल्स में से ट्रू या फॉल्स चूज करना वैसे। सो इसमें है ना कोई बायसेस की चांसेस नहीं होती हैं, मतलब पर्सनल जजमेंट नहीं होता एक्सपेरिमेंटर का। आप उस बंदे के बारे में क्या बोल रहे हैं, आप उसके बेसिस पे आप रिजल्ट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। बट सब्जेक्टिव टेस्ट होता है जो ऐसे राइटिंग का होता है, जैसे इंक ब्लॉट टेस्ट हो गया है ना, अपने रोशे टेस्ट किया है, वो सारे टेस्ट। तो वो वाले जो टेस्ट होते हैं वो सब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं जहाँ पे डिस्क्रिप्शन में इंसान बताता है, जिसमें
वो इन्फ्लुएंस हो सकता है उसका रिजल्ट बाय द पर्सन हु इज स्कोरिंग द टेस्ट, जैसे कि एक्सपेरिमेंटर या एडमिनिस्ट्रेटर। तो जिसने टेस्ट का रिजल्ट बनाना है, इंटरप्रेट करना है, वो बायस भी हो सकता है इसके रिजल्ट्स में। और भी टाइप्स ऑफ टेस्ट होते हैं, जैसे अचीवमेंट टेस्ट, एटीट्यूड टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट एंड पर्सनालिटी टेस्ट। ये जो टेस्ट है इनके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है, जो थ्योरी सेक्शन में आपका ये सेक्शन था। अगर आप मेरे वीडियोस और प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। फर्स्ट ईयर का मैंने ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है थ्योरी का, सो आपको कुछ भी छूटेगा नहीं। और अगर आपको प्रोजेक्ट इंटर्नशिप के बारे में करना है तो आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, एंड वो बहुत आजकल इजी हो गया है। मोबाइल से आप पेटीएम के थ्रू भी पेमेंट करके मेंबरशिप ले सकते हैं। एंड अगेन मेंबरशिप भी वैरायटी की मैंने रखी है, प्रैक्टिकल के लिए अलग मेंबरशिप है एंड देन प्रोजेक्ट इंटर्नशिप के लिए अलग है। मैंने पूरी अपनी खुद की पर्सनल फाइल्स वहाँ पे शेयर की है, सो इसीलिए मुझे मेंबरशिप में रखना पड़ा, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि किन किन लोगों ने मेरे पर्सनल चीज़ें फॉलो की हैं। सो यस, एंड आजकल यूट्यूब ने बड़ा इजी कर दिया है मेंबरशिप लेना, तो आप पेटीएम से, मोबाइल के थ्रू पेटीएम से ले सकते हैं। फ़ोन लैपटॉप से आपका पेटीएम का ऑप्शन नहीं है ना। साइकोलॉजिकल टेस्ट जो हैं वो बहुत सारे सेटअप्स में हम यूज़ करते हैं, और ये सिर्फ मेंटल डिसऑर्डर को डायग्नोस करने के लिए नहीं होते, ये बाकी चीज़ों को डायग्नोस करने के लिए भी होता है। हमारा डिफरेंट जॉब्स के लिए भी होता है, करियर चॉइस कैसे करनी है, हमारे किस में जाना चाहिए आगे फ्यूचर में, किस करियर में जाना चाहिए, उसके लिए भी होते हैं। पर्सनैलिटी टेस्ट भी होते हैं, हमारा एडजस्टमेंट पैटर्न कैसा है उसके लिए भी होते हैं। इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी, सोशल प्रोसेसेस, इन सब चीज़ के लिए होते हैं। कॉग्निटिव प्रोसेसेस को मेजर करने के लिए भी होते हैं। तो बहुत तरह के टेस्ट हैं। नाउ कमिंग टू प्रैक्टिकम। प्रैक्टिकल, जो आपका प्रैक्टिकल है फर्स्ट ईयर का, उसमें क्या कैसे कौन कौन से एक्सपेरिमेंट है, ये टोटल 8 एक्सपेरिमेंट्स की लिस्ट है। इंटेलिजेंस टेस्टिंग, जो भाटिया बैटरी टेस्ट है, ये आपको स्टडी सेंटर में ही भाटिया बैटरी की कोई बैटरी नहीं है, ये एक सेट ऑफ टेस्ट्स हैं, 7-8 टेस्ट होते हैं एंड उनको परफॉर्म करना होता है। तो वो सारे ही ऑब्जेक्ट्स को यूज करके ही होते हैं, इसीलिए ये वीडियो बनाना इसके लिए थोड़ा मुश्किल काम है। वो ही बना सकता है जिसके पास ये मटेरियल, भाटिया बैटरी का मटेरियल अवेलेबल है। सेकंड है पर्सनालिटी टेस्टिंग 16PF, जो मैं आपको बता दूंगी, इसका मैं वीडियो बना दूंगी। एक ऑलरेडी बना हुआ है जो ऑनलाइन था, बट अगेन इसका भी स्केल आपको लैब में ही मिलेगा, स्टडी सेंटर में ही मिलेगा, कहीं और बहुत मुश्किल से मिलता है। वाइनलैंड सोशल मैच्योरिटी स्केल, ये मेरे पास है, इसका मैं वीडियो बनाऊंगी। अगेन मेंबर्स के लिए ही अवेलेबल हैं ये सारी चीज़ें, सोशल बिहेवियर को टेस्ट करने के लिए। फैमिली पैथोलॉजी स्केल, इसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। सोशियोमेट्री, देन प्रॉब्लम बिहेवियर चेकलिस्ट, इसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। इवन आई हैव सॉफ्ट कॉपी ऑफ दीज, सो बट इट इज़ अ पेड थिंग, तो आपको मुझे मेल करके इसकी सॉफ्ट कॉपी आप मांग सकते हैं मुझसे। स्पैन ऑफ अटेंशन एक्सपेरिमेंट, देन मेमोरी एक्सपेरिमेंट, ये पूरे 8 एक्सपेरिमेंट्स हैं, जिनमें से कोई भी 5 आपके एकेडमिक काउंसलर चूज करेंगे। ये सब आपकी हैंडबुक में मिला है, लिखा हुआ है। सो एज सच कुछ भी हवा में बातें नहीं हो रही यहाँ पे। देखिए यहाँ पे लिखा है, आउट ऑफ अबव 8 प्रैक्टिकल्स 5 प्रैक्टिकल्स आर टू बी रिटन इन प्रॉपर फॉर्मेट। ओनली आपको 8 में से 5 लिखने हैं। हैंड रिटन होना चाहिए प्रैक्टिकल नोटबुक में, और जो प्रैक्टिकल नोटबुक है उसमें टाइटल पेज होना चाहिए, जिसका फॉर्मेट आपको अपेंडिक्स 1, जो अगर आपको याद हो, मैंने जब इंडेक्स का आपका पोर्शन दिखा रही थी, एक बार फिर से दिखा देती हूँ। इंडेक्स जो है इसका प्रैक्टिकल का, इसमें देखिए ये टाइटल पेज फॉर प्रैक्टिकल, किस तरह का आपका टाइटल पेज होगा वो आपको लगाना पड़ेगा। देन सर्टिफिकेट एंड एक्नॉलेजमेंट भी लगाना पड़ेगा। ये तीनों के तीनों शीट्स आपके प्रैक्टिकल मैनुअल के पहले फर्स्ट शुरू में लगेगी। देखिए अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2। सो ये दोनों लगाने के बाद नोटबुक जो है वो एकेडमिक काउंसलर ही, मतलब आपके स्टडी सेंटर में जो काउंसलर हैं वो ही चेक करेंगे। तो प्लीज़ हैव अ वेरी कॉर्डियल रिलेशनशिप विद योर एकेडमिक काउंसलर्स, उनसे इज्जत से पेश आएँ, ज़्यादा बहसबाजी ना करें, क्योंकि उनके हाथ में आपके बहुत मार्क्स होते हैं। डिसरेस्पेक्टफुल रहेंगे तो आपके मार्क्स भी जाएंगे। 50% आपका इंटरनल असेसमेंट होता है, मतलब जो आपके एकेडमिक काउंसलर के हाथ में होते हैं। प्रैक्टिकल आपने रिपोर्टिंग कैसी करी है, और आपने टाइम पे काम पूरा किया है, आपकी अटेंडेंस पूरी है कि नहीं है, उसके बेसिस पे आपके 50% वेटेज होती है। मतलब अगर आगे सब कुछ मैं बताऊंगी। एंड देन एक्सटर्नल असेसमेंट होता है जब आप टर्म एंड एग्जाम में परफॉर्म करते हैं एक्सपेरिमेंट और अपना वाइवा देते हैं, तो वो जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आते हैं वो 50% देते हैं। एंड इंडिविजुअली 40% मार्क्स लाना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप पास माने जाएंगे। मतलब 20 नंबर इसमें इंटरनल में और 20 नंबर
एक्सटर्नल में, दोनों में 20-20 तो आने ही चाहिए मिनिमम, तभी आप पास माने जाएंगे। और सेपरेटली नाउ प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय एकेडमिक काउंसलर। नाउ आपके जो एकेडमिक काउंसलर है उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके लिए, मतलब वो क्या उनको करना पड़ेगा आपके लिए, वो क्या क्या है। पहली बात, जो एक्सपेरिमेंट्स है साइकोलॉजी में, वो इन बुक्स से भी आप पढ़ सकते हैं अगर आपको और डिटेल चाहिए। जैसे कि यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं, 3 नेम्स आर देयर, एंड ये एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, then experiments in psychology and experimental psychology with advanced experiments, और किन किन ने किया है वो भी उनके नेम दिए हुए हैं। सो उसके बेसिस पे आप इन बुक्स से भी कंसल्ट कर सकते हैं अगर आपको लाइब्रेरी से ये बुक्स मिल जाती हैं तो, और इफ़ यू वांट टू बाय देम देन इट्स योर कॉल। नाउ सेकंड इज, सारे एक्सपेरिमेंट को लर्नर, जितने भी एक्सपेरिमेंट है वो एकेडमिक काउंसलर आपको समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। जो एक्सपेरिमेंट है उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, हाइपोथेसिस, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल उसमें क्या होगा, कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंटल कंडीशन क्या होगी, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, स्कोरिंग क्या करना है, ये सब एकेडमिक काउंसलर कराएंगे, करके भी बताएंगे, डेमोन्स्ट्रेट भी करेंगे लर्नर्स के सामने पूरा एक्सपेरिमेंट। एंड देन डेमोन्स्ट्रेशन में वो क्या क्या बताएंगे ये देखिए। प्रिपरेशन फॉर द एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट जब आप शुरू करेंगे तो उसको क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, अपरेटस कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट चाहिए वो बताएंगे, स्टॉप वॉच चाहिए होगी किसी टेस्ट में तो वो बताएंगे, और भी जो जो चीज़ें चाहिए होंगी वो सारी कैसे रेडी करनी है वो बताएंगे आपके एकेडमिक काउंसलर। किसी भी जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना उसके साथ रेपो कैसे एस्टेब्लिश करना है, सो दैट आप जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करें, मतलब पार्टिसिपेंट, उसको हम पार्टिसिपेंट कहते हैं, पार्टिसिपेंट शुड फील कंफर्टेबल, वो आपके साथ कंफर्टेबल फील करना चाहिए तभी वो सही से परफॉर्म करेगा। फिर उसको सारा एक्सपेरिमेंट समझाना होगा, प्रोसीजर कैसे करना है उसको, पार्टिसिपेंट को जो आपके एकेडमिक काउंसलर ये सारी चीज़ें बताएंगे, प्रिकॉशंस क्या क्या लेना है, टाइम लिमिट कितनी रखनी है। देन जो जिसके पार्टिसिपेंट है उसका कॉन्सेंट लेना बहुत ज़रूरी है जब भी आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, कि वो रेडी है, क्या वो चाहता है कि उसके ऊपर टेस्ट किया जाए, तभी आप करेंगे। एंड फाइंडिंग्स को है, जो भी फाइंडिंग्स होंगे उसको ये भी आपको इंश्योर करना है कि जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो कॉन्फिडेंशियल रहेगा, हम किसी और को डिस्क्लोज नहीं करेंगे। देन आप ये भी परमिशन ले सकते हैं पार्टिसिपेंट से कि क्या हम आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट जो कर रहे हैं वो हम क्या उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, जहाँ पे एप्लीकेबल है। कभी कभी एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि कभी कभी चीटिंग भी हो सकती है, इसलिए जब रिकॉर्ड करते हैं तो हम ये भी देख सकते हैं बाद में कि कहीं उसने कुछ चीटिंग तो नहीं करी है या कुछ और किसी से पूछ के तो नहीं कर रहा है वो, इसीलिए। देन उसको पूरा इंस्ट्रक्शंस देना है, एक्सप्लेन करना है, जो भी आप करेंगे वो एकेडमिक काउंसलर आपको भी एक्सप्लेन करेंगे, और जब आप किसी के ऊपर परफॉर्म करते हैं तो उसको भी एक्सप्लेन करना होता है कि ये टेस्ट है और हम आपके ऊपर क्यों ये टेस्ट कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल। आपको ये नहीं बताना कि हम कैसे स्कोरिंग करेंगे, या आपको उसको नहीं बताना होता है। नाउ सारे डाउट्स आपके दिमाग में जितने भी होंगे आप अपने एकेडमिक काउंसलर से पूछ सकते हैं। इवन पार्टिसिपेंट को कोई डाउट है तो पार्टिसिपेंट के भी डाउट आप क्लियर कर सकते हैं, और क्या क्या डाउट्स आते हैं वो भी आपके एकेडमिक काउंसलर आपको बताएंगे। फिर हम पार्टिसिपेंट के ऊपर कंडक्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट। फिर हम स्कोरिंग प्रोसीजर आपके एकेडमिक काउंसलर आपको बताएंगे कि कैसे स्कोरिंग करना है, कैसे डाटा को डिस्कस करना है, ये भी एक्सप्लेन करेंगे। आप उनसे पूछेंगे कि और आप उनसे कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और कैसे आपको एक्सपेरिमेंट पेयर में भी आप कर सकते हैं आपस में, जैसे आप और आपका पार्टनर है जो पढ़ रहे हैं, सेम क्लासमेट हैं, उनके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। एंड देन पूरा एक्सपेरिमेंट जब खुद करेंगे तो आपको स्कोरिंग के बारे में पता चलेगा, एंड कैसे स्कोरिंग करना है, कैसे इंटरप्रेट करना है, नोटबुक में कैसे लिखना है, एंड एकेडमिक काउंसलर जो है वो आपको इवेलुएट करके देंगे। साइकोलॉजिकल टेस्ट भी कुछ इसी तरह का होता है, सेम रिपीटिशन बताया हुआ है। पहले आप मैनुअल पढ़ेंगे साइकोलॉजिकल टेस्ट की, एंड देन जो काउंसलर हैं, एकेडमिक काउंसलर हैं, वो आपको पूरा समझाएंगे उस टेस्ट के बारे में। देन उस टेस्ट की हिस्ट्री क्या है, ऑथर कौन है, उसका टेस्ट कैसे डेवलप हुआ, वो सब। एंड देन टेस्ट में क्या क्या चीज़ें, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, डायमेंशन, आइटम, ये सारी चीज़ें बताएंगे। उसको एडमिनिस्टर कैसे करना है, स्कोरिंग कैसे करना है, इंटरप्रेट कैसे करना है, वो सारी चीज़ें बताएंगे एकेडमिक काउंसलर साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में। जब टेस्ट को पूरा इंट्रोडक्शन हो जाएगा सो उसको डेमोन्स्ट्रेट करके भी बताएंगे। ये सारा वही सेम प्रोसीजर है जो ऊपर दिया था, तो मैं रिपीट नहीं करूँगी, आपको अच्छे से पहले मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, सेम कॉपी पेस्ट ही किया हुआ है। सो नाउ लेट अस प्रोसीड फॉर द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर द लर्नर। लर्नर को क्या चीज़ें पता होना चाहिए। फर्स्ट, प्रैक्टिकम काउंसलिंग सेशंस। जो ये काउंसलिंग सेशंस होंगे आपके प्रैक्टिकल के, मतलब प्रैक्टिकल जितने भी होंगे वो स्टडी सेंटर ही डिसाइड करता है कि कब उनको सेशंस लेना है, और वो अगर
आप ये भी कर सकते हैं कि रीजनल सेंटर की जो वेबसाइट है आप उसको विजिट करें, तो वहाँ पे शेड्यूल भी डिस्प्ले किया जाता है रीजनल सेंटर की वेबसाइट पे, तो आप रीजनल सेंटर की वेबसाइट भी देख सकते हैं। सेशंस जो हैं वो बहुत मैंडेटरी मतलब कंपलसरी हैं, आपको सारे प्रैक्टिकल अटेंड करने ही पड़ेंगे एंड सारे सेशंस आप अटेंड करेंगे और हमेशा आपकी जो अटेंडेंस है उसकी वेटेज लगेगी ही लगेगी, मतलब उसका मार्किंग होगी, मार्क्स लगेंगे आपकी अटेंडेंस के, इसीलिए आपको करना पड़ेगा। सो 8 सेशंस कंपलसरी हैं, 8 सेशंस आपके लिए जाएंगे, हर एक सेशन 3 आवर्स का होगा। नाउ प्रैक्टिकल नोटबुक में आपको लिखना क्या है, कैसे करना है, 5 कम से कम 5 प्रैक्टिकल लिखे, कम से कम मतलब कि 5 से ज़्यादा प्रैक्टिकल भी कराए जा सकते हैं, सो डोंट वरी। आप ये मत सोचें कि 5 ही करेंगे, 5 कम से कम 5 होने ही चाहिए, 8 भी करवाए जा सकते हैं। हैंड रिटन होना चाहिए आपका प्रैक्टिकल एंड एकेडमिक काउंसलर के द्वारा चेक होना चाहिए। नाउ थर्ड इज फॉर्मेट फॉर राइटिंग प्रैक्टिकल नोटबुक। तो आप जनरली मैंने देखा है कई वीडियो चैनल्स में है ना, लोग अपनी मर्जी से कुछ भी बताते हैं कि क्या लिखना है क्या नहीं, ऐसा नहीं है। आपको इस बुक से मैनुअल में जो दिया है उसी को ही फॉलो करना है। पहला टाइटल डालना है, टाइटल पेज आपको जो अपेंडिक्स 1 में दिया है वैसा वो तो था ही। साथ में जब आप प्रैक्टिकल नोटबुक में पहला प्रैक्टिकल लिखते हैं तो वहाँ पे भी टाइटल आता है। टाइटल किस चीज़ का होता है, कौन सा प्रैक्टिकल आप कर रहे हैं। सपोज आप 16 पीएफ कर रहे हैं तो आपको 16 पीएफ का नाम डालना पड़ेगा। नाउ एम एंड ऑब्जेक्टिव, ये आपने छोटी क्लासेस में भी किया है, ऑलमोस्ट उसी के जैसा है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों आप ये एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, है ना। देन और देखिए यहाँ पे इन्होंने सेंटेंस बना के भी दिया है, टू असेस द पर्सनैलिटी ऑफ द सब्जेक्ट यूजिंग 16 पीएफ। तो पार्टिसिपेंट को हम सब्जेक्ट के वर्ड से भी पहचानते हैं, तो आप सब्जेक्ट यहाँ पे वर्ड पार्टिसिपेंट के लिए आया है तो आप भी सब्जेक्ट वर्ड यूज करेंगे। सो एम हमेशा टू से ही स्टार्ट होता है, टू एसेस या टू वट एवर योर साइकोलॉजिकल टेस्ट इज। थर्ड पॉइंट हाइपोथेसिस होता है, जहाँ पे आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप लिखते हैं इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल की। वहाँ आप ये भी मेंशन करते हैं इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन से हैं ना। इंट्रोडक्शन में आपको हिस्ट्री बैकग्राउंड देना है टेस्ट की एंड कंसेप्ट, जिसमें आपको डेफिनेशंस एंड डिस्कशन करना है इस टेस्ट के बारे में। देन डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेस्ट और द एक्सपेरिमेंट, टेस्ट का पूरा डिटेल देना है कि ये क्या पर्पस है इस टेस्ट का, कितने क्वेश्चंस होंगे इसमें, या जैसे उसको बोलते हैं नंबर ऑफ आइटम्स, एंड इसका डायमेंशन क्या है, टाइम लिमिट कितनी होगी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ये सारी चीज़ें आपको इसमें देना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन। तो ये सारी हेडिंग्स आपको इंक्लूड करनी ही करनी है। देन मटेरियल रिक्वायर्ड्स क्या क्या है, मटेरियल रिक्वायर्ड पेंसिल चाहिए होता है, स्कोरिंग की चाहिए होती है, टेस्ट बुकलेट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे एग्जाम्पल दे के भी इन्होंने बताया है। तो टेस्ट एक्सपेरिमेंट करते टाइम किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। नाउ पार्टिसिपेंट प्रोफाइल, जिसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मतलब जो आपका सब्जेक्ट है उसके बारे में डिटेल, उसका नेम, उसकी एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन, ये सारी चीज़ें, एनुअल इनकम, ये सब सारी चीज़ें आ जाती हैं। प्रोसीजर एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये मेजर हेडिंग है, उसके नीचे सब हेडिंग्स हैं जिसमें आपको प्रिपरेशन बतानी है कि आपने क्या प्रिपेयर किया, कैसे प्रिपेयर किया। तो आपने सारे आइटम्स इकट्ठे किए है ना टेस्ट करने के लिए, जैसे टेस्ट बुकलेट तैयार ली, इंस्ट्रूमेंट लिया, आंसर शीट ली, स्टॉप वॉच लिया, ये सारी चीज़ें। रेपो, आपको ये बताना है कि आपने पार्टिसिपेंट के साथ एक रेपो स्टैब्लिश किया है। एंड देन इंस्ट्रक्शंस, आप ये बताएंगे कि आपने एक्सपेरिमेंट कैसे करना किया है, क्या क्या टेस्ट मैनुअल में क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। देन प्रिकॉशंस, आपको प्रिकॉशंस देखना है कि आपको टेस्ट करने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट मैंने पहले ही बताया था, आपको पार्टिसिपेंट के साथ एक कंफर्ट जोन बनाना है एंड देन पार्टिसिपेंट ने टेस्ट से पहले, टेस्ट के टाइम एंड टेस्ट के बाद कैसा उसका मेंटल हेल्थ है या वो कैसा महसूस कर रहा है, वो सारी चीज़ें। देन स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन, आप जब स्कोर कर रहे हैं तो आपने उस टेस्ट को आंसर शीट में जो स्कोर आया है उसके बेसिस पे स्कोरिंग की यूज़ करी। आपने क्या, जब स्कोर आ गया तो आपने क्या इंटरप्रेट किया, क्या निकला, क्या कौन सी पर्सनालिटी टाइप निकला अगर 16 पीएफ कर रहे हैं उसमें, ये सारी चीज़ें आपको लिखना पड़ेगा। इसके जो नॉर्म्स है वो मैनुअल में दिया होता है, सो मैनुअल से पढ़ के आप देख सकते हैं कि कैसे आपको स्कोरिंग करना है और कैसे इंटरप्रेट करना है, किस स्कोर का मतलब क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपको मेंशन करना पड़ेगा। एंड देन डिस्कस करना है आपने जो इंटरप्रिटेशन किया है उसके बारे में आपको बताना है कि इससे इतने की इस रेंज के बीच में आता है तो ये पर्सनालिटी है, इसके बीच में आता है तो ये पर्सनालिटी, ऐसे करके ना आपको पूरा डिटेल लिखना पड़ेगा एंड आपने कौन सा सिलेक्ट किया है वो सब। एंड देन कंक्लूजन, लास्ट आपने इस टेस्ट का जो आपका एम था
उसके बेसिस पे आप कंक्लूजन लिखेंगे। जैसे आपने 16 PF किया था टू एसेस द पर्सनैलिटी, सो व्हाट इज़ द पर्सनैलिटी ऑफ द पर्सन, यहाँ पे आप ये लिखेंगे। सो अकॉर्डिंग टू द टेस्ट ऐसे करके आपको लिखना पड़ेगा। नाउ रेफरेंसेस हमेशा अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, जैसे APA कहते हैं, इनकी एक वेबसाइट है, इसकी वेबसाइट पे आप जाएंगे APA.org करके, तो उसमें आपको इसकी पूरी गाइडलाइंस मिल जाती हैं कि आपको कैसे, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है। सो आप जब प्रोजेक्ट एंड इंटर्नशिप वाली मेंबरशिप लेंगे तो उसमें आपको APA गाइडलाइंस के बारे में आइडिया लग जाएगा कि क्या है और कैसे देखी जाती है। इवन मैंने ये भी बताया कि रेफरेंसेस कैसे मेंशन किए जाते हैं इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली। सो आप वो वॉच कर सकते हैं वीडियो इफ़ यू डू नॉट वांट टू रीड। ऑफ कोर्स रेफरेंसेस, बुक्स कौन सी आपने कंसल्ट करी हैं इसके लिए, जर्नल आर्टिकल, ज़रूरी नहीं है ये सारे आप डालें, इनमें से कोई भी, जैसे प्रैक्टिकल मैनुअल आपने यूज़ की थी तो बुक्स में वो आ जाएगा। फिर अगर आपकी बुक से कोई चैप्टर है तो वो आप डाल सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप ये सारी चीज़ें डालें रेफरेंसेस में, कोई एक आध चीज़ भी डाल सकते हैं। एंड देन फोटो कॉपी, देखिए यहाँ पे साफ लिखा है इस पॉइंट में, फोटो कॉपी ज़रूर आपको रखनी है अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक की बिफोर सबमिटिंग टू द स्टडी सेंटर। जब आप अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक सबमिट करने जाएंगे उससे पहले आपको एक फ़ोटोकॉपी अपने पास रखनी है। और अपेंडिक्स 3 जो एक्नॉलेजमेंट है वो आपको वापस ले लेना है जब आप सबमिट करेंगे अपनी नोटबुक। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, आपका जो ये प्रैक्टिकल मैनुअल है इसमें 3 अपेंडिसेस हैं। नंबर अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2 तो आपकी फाइल में लगेगा। अपेंडिक्स 3 जो है वो एक्नॉलेजमेंट का है, एक फॉर्म है, उसको आपको फिल करना है। एंड जब आप अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक सबमिट करने जाएंगे तो आपको वो एक्नॉलेजमेंट में साइन करके एक्नॉलेजमेंट वापस ले लेना है। इसका मतलब ये है कि आपको एक प्रूफ है कि आपने अपना प्रैक्टिकल फाइल वहाँ जमा की है। सो उनकी स्टैम्प और सिग्नेचर होते हैं उस अपेंडिक्स में। नाउ इवेल्युएशन कैसे होगा, आपको कैसे मार्क्स कैसे प्रोवाइड किए जाएंगे, क्या हवा में मार्क्स दिए जाते हैं या कुछ रूल्स फॉलो किए जाते हैं। टर्म एंड एग्जामिनेशन जो है इसकी जो फ़ी है वो 200 है। अगेन ये वेरी करती है हर साल, हर साल 200 नहीं रहेगी। जैसे जैसे टाइम दूसरे साल लगते जाएंगे हो सकता है फ़ी में चेंजेस आए। तो आपको इग्नू की साइट www.ignu.ac.in इस पे जब आप जाएंगे तो आपको इस वेबसाइट में डिटेल मिल जाएगा कि कितनी फ़ीस लगेगी। टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर्म इसका भरना पड़ेगा आपको प्रैक्टिकल कोर्स का, और वहीं पे ही आपको फ़ीस का पता चल जाएगा। और टर्म एंड एग्जामिनेशन की फ़ी होती है इसकी। नाउ टर्म एंड एग्जामिनेशन के बारे में 100 मार्क्स का पेपर होगा। 50 मार्क्स आपको इंटरनल असेसमेंट, जैसे मैंने बताया अटेंडेंस आपकी प्रैक्टिकल फाइल को देख के एकेडमिक काउंसलर देंगे। एक्सटर्नल असेसमेंट मतलब जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन आपने क्या परफॉर्म किया है, आपका वाइवा कैसा गया, उसके बेसिस पे मार्क्स होंगे। दोनों में इंडिविजुअली पास होना ज़रूरी है जैसे कि मैंने बताया था। तो 50 में से एटलीस्ट 20 मार्क्स लाना पड़ेगा, 40% इसमें 40% इसमें, तो मतलब 40 मार्क्स तो 100 में से आने ही चाहिए पास होने के लिए, और 20 उसमें और 20 उसमें अलग से। सो इन्होंने यहाँ पे भी लिखा है एक्चुअल कंडक्शन ऑफ प्रैक्टिकल वगैरह कैसे होगा। एक्सटर्नल असेसमेंट जो होगा वो एग्जाम डे के दिन होगा एंड वाइवा वॉस होगा। वाइवा वॉस मतलब आपका ओरल टेस्ट भी होगा। क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसका भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, तो आप मेरे मेंबरशिप लेंगे तो आपको मिल जाएगा। एंड अगेन रिपीटिंग कि आप मोबाइल से मेंबरशिप लेंगे तो आप पेटीएम के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, अब इजी हो गया। कंडक्शन ऑफ टर्म एंड एग्जामिनेशन जब कैसे होता है, टर्म एंड एग्जामिनेशन जो है वो 3 घंटे का पेपर होगा और ये आपके ही स्टडी सेंटर में होगा। आपको इधर उधर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्टडी सेंटर में उस दिन पर्टिकुलर डेट को रिपोर्ट करना होगा। जो आप जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आप प्रैक्टिकल करने के बाद आपको प्रैक्टिकल नोटबुक भी सबमिट करना है एकेडमिक काउंसलर को, और एकेडमिक काउंसलर उसको चेक कर चुकी होगी स्पेसिफिकली। एंड नोटबुक जो है वो एग्ज़ाम के टाइम पे ही सबमिट करना है, उस दिन लाना है आपको और एग्ज़ाम के दिन ही आपकी सबमिट होगी, लेकिन चेक आपको पहले से करवा के रखनी पड़ेगी। डिपेंडिंग अपॉन स्टडी सेंटर कभी कभी एकेडमिक काउंसलर बड़े सपोर्टिव होते हैं एंड वो आपको उस दिन भी चेक कर देते हैं, बट डिपेंड्स कि वो कैसा है। बेटर आइडिया इज़ पहले से करके रखें। जब एग्ज़ाम होता है तब आपको प्रैक्टिकल करना होगा और उसकी आंसर शीट वहीं सबमिट करनी होगी, उसकी चेकिंग होगी, और जो भी टेस्ट आपको दिया जाएगा करने के लिए वो लॉटरी सिस्टम से निकाला जाएगा। सो आप अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते कोई भी टेस्ट, आपको एक पिक करनी होगी चिट एंड उसमें जो भी टेस्ट आएगा वो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। और मटेरियल आप फिर वो चिट लेके जाएंगे और वो टेस्ट परफॉर्म करने के लिए जो भी मटेरियल है वो स्टडी सेंटर वाले आपको प्रोवाइड करा देंगे। आपको अपने साथ कोई बंदा लेके आना है, वहाँ से कोई दिया नहीं
नहीं जाएगा, मतलब जो सब्जेक्ट पार्टिसिपेंट जो है जिसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे उसको अपने साथ लेके आना है किसी को जिसके ऊपर आप परफॉर्म करेंगे। एंड जब आप टेस्ट कंडक्ट कर लेंगे, आपका टेस्ट ख़त्म हो जाएगा प्रैक्टिकल, एंड आप आंसर शीट में फिल कर लेंगे, तो आप फिर वाइवा बॉस के लिए जाएंगे। पहले आपको एक्सपेरिमेंट करना है, फिर आपको वाइवा के लिए जाना है, एंड देन वहीं पे जो पार्टिसिपेंट है उसके ऊपर आप कंडक्शन करेंगे सारा टेस्ट। अच्छा, नाउ जो आंसर शीट है वो एक्सटर्नल एग्जामिनर ही चेक करेगा आपकी जो एग्ज़ाम के दिन की है, एंड वाइवा बॉस भी एक्सटर्नल एग्जामिनर ही लेते हैं। ना इन्होंने ये भी बताया है कौन लोग कब एग्ज़ाम देंगे। जैसे सपोज आपने जुलाई में एडमिशन लिया है, सो आपका साल ख़त्म होने पर जो अगला जुलाई आएगा उससे लेके 14 अगस्त के बीच में, 1 जुलाई से लेके 14 अगस्त के बीच में, मतलब जब पूरा एक साल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपका एक्सपेरिमेंट वाला एग्ज़ाम होता है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है। जिन्होंने जैन में एग्ज़ाम दिया है, एडमिशन लिया है, वो फर्स्ट एक साल कंप्लीट होने पर जो जनवरी नेक्स्ट, सपोज आपने 2022 जनवरी 2022 में एडमिशन लिया था, तो अब जनवरी 2023 से लेके 15 फरवरी तक, 1 जनवरी से 15 फरवरी 2023 में के बीच में आपका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होगा, जो आपके स्टडी सेंटर वाले बता देंगे। जब आप बेसिकली होता क्या है, जो आपका जो वो जब आप फॉर्म भरते हैं अपने टर्म एंड एग्ज़ाम का, और वहाँ पे डेट शीट जब आती है आपको, आपका जो कार्ड आता है एग्ज़ाम का, जो ऑनलाइन अपेयर होता है कि आपने किस किस सब्जेक्ट की फ़ीस भरी है, उसके बेसिस पे आपको डेट दी जाती है। आपको प्रैक्टिकल के टर्म एंड एग्ज़ाम की डेट वहाँ मेंशन नहीं होगी, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ नहीं होगी, तो डरे नहीं। अगर आपने फ़ीस जमा की है तो आपका ज़रूर आप पेपर दे सकते हैं, बट डेट वहाँ पे मेंशन नहीं होगी। आपको स्टडी सेंटर को कांटेक्ट करना होगा इस बारे में, या स्टडी सेंटर खुद आपको ईमेल करेगा। बट बेसिकली आप कांटेक्ट करें, स्मार्ट रहें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यू नेवर नो, बाई चांस एक्सीडेंटली आपका नाम छूट गया तो आपका साल का वेस्टेज है एक तरह से। सो इसीलिए ना इन्होंने बताया मिनिमम मार्क्स, पासिंग मार्क्स 40% होते हैं, 40 लाना ही पड़ेगा, एंड री इवेल्युएशन नहीं होगा। अगर आपको एक बार फेल डिक्लेयर कर दिया प्रैक्टिकल में तो आप फेल ही माने जाएंगे, सो इसीलिए बी श्योर ऑफ इट। नाउ इन्होंने ये भी बताया कि किस किस मार्क्स की कितनी वेटेज है, जैसे कि ये इंटरनल असेसमेंट का अटेंडेंस 10%, 10 मार्क्स मिलेंगे अटेंडेंस के, कंडक्शन जो है उसके 10 मार्क्स मिलेंगे, इंटरप्रिटेशन के 10, प्रैक्टिकल नोटबुक के 20। नाउ एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, एक्सटर्नल वाला के हाथ में क्या क्या होता है, कंडक्शन, आपने कैसे टेस्ट कंडक्ट किया, आंसर शीट आपकी कैसी है, वाइवा वॉस के 20। सो इस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नाउ MAPC फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं उनको 40% सिक्योर करना है सेपरेटली, देखिए इंटरनल एक्सटर्नल इवेल्युएशन। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल। ये मैं आगे का आपको जैसे जैसे मैं प्रैक्टिकल परफॉर्म करके वीडियोस डालती जाऊंगी उसमें मैं ये रीड करके भी डालती जाऊंगी साथ साथ। सो डोंट वरी कि अगर मैंने यहाँ पे कवर नहीं किया है, अभी फिलहाल मैंने सिर्फ आपको गाइडलाइंस दी है कि प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनानी है और क्या सारा प्रोसीजर है, कैसे मार्किंग होगी, ये सब। सो आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। अगेन आई होप ये वीडियो अगर यूज़फुल है तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करेंगे। अगेन इट इज़ अवेलेबल टू मेंबर्स ओनली, एंड इट इज़ वेरी इजी टू हैव मेंबरशिप थ्रू योर फ़ोन। आपके फ़ोन से मेंबरशिप बहुत ईजी है। यू कैन इवन nowadays get membership through Paytm also. So keep watching and thanks for watching. Take care of yourself. All the best. Bye bye. Take care.